अब देखो, कक्षा 12 के इतिहास में हम पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत। पहला पाठ चल रहा है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे थे हम, जिसमें साहित्यिक स्रोत है। उसमें हमने पढ़ लिया धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य पढ़ लिया। उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु चल रहा था ऐतिहासिक या धर्मेतर साहित्य। धर्म के अलावा जो साहित्य रचा गया, धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में हमने ऐतिहासिक साहित्य पढ़ लिया, विशुद्ध साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए। अब देखो, हमारा तीसरा बिंदु है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य क्षेत्रीय साहित्य है वो देखो, क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में भी भरपूर मात्रा में साहित्य रचा गया, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय भाषा में भी, क्षेत्रीय भाषा में भी भरपूर मात्रा में साहित्य रचा गया, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। यानी क्षेत्रीय भाषा में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया, जिसमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री है, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जिसमें से एक तो देखो तमिल साहित्य। तमिल साहित्य, तमिल साहित्य में जो प्राचीन तमिल साहित्य उसको संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल साहित्य में प्राचीन तमिल साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य। तो देखो, प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य कहलाता है। यह भी एक प्रकार से प्रश्न हो गया कि संगम साहित्य किसे कहते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य का नाम क्या है? संगम साहित्य। और इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। इसके जो शुरू करने वाले जो प्रणेता है, सूत्रधार है, वो कौन थे? अगस्त्य ऋषि। इससे हमें चोल व पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें चोल व पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये क्षेत्रीय साहित्य, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य है तो प्राचीन तमिल साहित्य का नाम क्या है? संगम साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की? प्रणेता कौन है? अगस्त्य ऋषि। इस तमिल साहित्य से हमें चोल व पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चोल व पल्लव शासकों का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार का तमिल साहित्य, जैसे तेलुगु ग्रंथ, तेलुगु
ग्रंथ धूर्जटी द्वारा रचित, धूर्जटी द्वारा रचित कृष्ण देव राय विजयम, ये एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा रचित है? धूर्जटी द्वारा रचित तेलुगु ग्रंथ है ये, धूर्जटी द्वारा रचित है, कृष्ण देवराय विजयम। इस ग्रंथ से हमें विजयनगर के शासक कृष्ण देवराय के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें विजयनगर के शासक कृष्ण देवराय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक ग्रंथ है कृष्ण देवराय विजयम। इस ग्रंथ की रचना किसने की? धूर्जटी ने। और इस ग्रंथ से हमें किसकी जानकारी मिलती है? विजयनगर का राजा था कृष्ण देवराय, उसके शासन के बारे में, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्तर, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्षेत्रीय साहित्य है, तमिल साहित्य। इसी प्रकार क्षेत्रीय साहित्य में दूसरा देखो राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा में भी बहुत सा साहित्य रचा गया। तो इसी प्रकार क्षेत्रीय साहित्य में राजस्थानी भाषा के ग्रंथ, राजस्थानी भाषा के ग्रंथ, यानी हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, और उन स्रोतों में है वो धर्मेंद्र साहित्य में क्षेत्रीय साहित्य के क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जिसमें तमिल साहित्य हो गया, राजस्थानी भाषा में जैसे संदरबरदाई था, एक संदरबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, वो किसने रचा था? संदरबरदाई ने। संदरबरदाई पृथ्वीराज का राजकवि था, दोस्त था। उसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय के शासन प्रबंध, उसके जीवन के बारे में। तो ये राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। इसी प्रकार जैसे पद्मनाभ द्वारा रचित है कन्नड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ द्वारा रचित है कन्नड़ दे प्रबंध। ये जालोर का राजा था कन्नड़ दे, उसके ऊपर जो ग्रंथ लिखा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभ द्वारा। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर, वंश भास्कर बिठू सूजा द्वारा रचित राव जेठ सिंह रोशन, राव जेठ सिंह रोशन मोहनोत नैनसी द्वारा रचित, नैनसी द्वारा रचित ग्रंथ है नैनसी रिखात, नैनसी रे छात। तो ये ग्रंथ है वो राजस्थानी भाषा के ग्रंथ है, जिससे हमें वो किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय इतिहास की जानकारी। संदरबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ द्वारा रचित कन्नड़ दे प्रबंध, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, विठू सूजा का राव जेठ सिंह रोशन, नैनसी द्वारा रचित नैनसी रे छात। तो ये है राजस्थानी भाषा के ग्रंथ। तो ये हमारा क्षेत्रीय साहित्य की क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया, जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब वो विदेशी विवरण कि भारत में समय समय पर बहुत से विदेशी आक्रमणकारी भी आए,
विदेशी आक्रमणकारियों के अलावा बहुत से वो विदेशी यात्री भारत में आए, चीन से, कोई अरब से, यानी यूनान से। उन यात्रियों ने अपना जो विवरण लिखा है उनसे भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अब चौथा बिंदु देखो, विदेशी विवरण। बिंदु विदेशी विवरण, यानी विदेशों द्वारा जो लिखा गया साहित्य जिससे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत से विदेशी है, क्योंकि भारत प्राचीन काल से सोने की चिड़िया, धन दौलत से युक्त, वैभव संपदा से युक्त देश था, तो भारत पर विदेशियों की नजर हर समय रहती थी। बहुत से विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में आए। इसके साथ साथ भारत है वो शिक्षा का भी केंद्र था। बहुत से वो विदेशी यात्री भी भारत में आए, भारत का भ्रमण किया, भारत में बड़े बड़े जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय है वहां पर अध्ययन किया। तो उन विदेशी यात्रियों ने जो भारत के बारे में विवरण लिखा है उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उनमें से प्रमुख देखो, यूनानी साहित्य, यूनान के जितने भी है यात्री आए उन्होंने जो साहित्य लिखा वो है यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य, यूनान का एक प्रसिद्ध था मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया, मेगस्थनीज। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बाद सिकंदर का जो सेनापति है सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ, उसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के पास रखा जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज ने भारत में रह करके भ्रमण किया, भारत में कई दिनों तक रहा। तो उसने भारत के बारे में जो कुछ लिखा उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जिसका नाम क्या है, मेगस्थनीज, इसका नाम है मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज इसके पुस्तक है इंडिका। मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, इंडिका। तो इंडिका से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी इसमें भारतीय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, पाटलिपुत्र का, मगध का जितना भी इतिहास है उससे हमें जानकारी मिलती है। तो ये यूनानी साहित्य में एक तो प्रमुख ये मेगस्थनीज की पुस्तक जिसका नाम क्या है, इंडिका। ये छोटा प्रश्न भी बन गया कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, मेगस्थनीज ने। इसी प्रकार एक यूनानी आक्रमणकारी टॉलमी, टॉलमी का भूगोल, टॉलमी का भूगोल, इससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो का भूगोल, स्ट्रेबो का भूगोल, ये भी चीन के रचनाकार है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। इसी प्रकार का एक चीनी था एरिस्टोबुलस, 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 उसने हिस्ट्री ऑफ द वॉर पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द वॉर, जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। हिस्ट्री ऑफ द वॉर पुस्तक का रचयिता कौन है, एरिस्टोबुलस, ये भी यूनानी था। टॉलमी का भूगोल, टॉलमी यूनान का था जिसने जो रचना की उससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो का भूगोल, मेगस्थनीज के इंडिका, ये यूनानी साहित्य जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये एक था प्लिनी द एडलर, प्लिनी द एडलर, इसने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी, नेचुरल
हिस्ट्री। ये है सारा यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य में है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था मेगस्थनीज, उसकी प्रमुख पुस्तक है हिंदी का, उससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये टोलमी, स्ट्रैबो, एरिस्टोबुलस, प्लिनी दी एडलर, इनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सारा तो है यूनानी साहित्य। अब देखो चीनी साहित्य, बहुत से चीन के यात्री भी आए भारत में। अब देखो चीनी साहित्य, चीनी साहित्य, बहुत से चीन के यात्री भारत में आए जिन्होंने अपना भारत का जो भ्रमण किया अपनी पुस्तक में लिखा, तो उनसे भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। उनमें प्रमुख यात्री तो एक तो ये हाइयान, एक है हवेन सांग, एक है इत्सिंग। चीन के तीन प्रमुख यात्री जिन्होंने भारत का भ्रमण किया तो एक तो है हाइयान, हवेनसांग, इत्सिंग। हाइयान है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत। हाइयान है वो किस समय भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। एक तो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो हमने अब पीछे पढ़ा है मेगस्थनीज की हिंदी का, वो तो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का राजा। और ये आया उस समय था गुप्त वंश का एक राजा जिसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त है जो इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी मौर्य काल पहले हुआ था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य यानी, और चंद्रगुप्त ये है गुप्त काल का। तो हाइयान है वो गुप्त काल का जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय उस समय यह भारत आया 399 से 414 ईस्वी भारत में रहा है। 399 से 414 ईस्वी। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत का विवरण लिखा। को की पुस्तक का नाम है ये को की। तीन कैसे नाम है? तो ये इसकी पुस्तक है किसकी? हाइयान की। हाइयान की पुस्तक का नाम है ये, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हवेनसांग, हवेनसांग किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय भारत आया। हवेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय यानी हर्षवर्धन राजा था उस समय 629 से 644 तक ये भारत में रहा। 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। और इसने अपनी पुस्तक लिखी सीयू की। सीयू की ये पुस्तक है किसके? हवेनसांग की। हवेनसांग को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? हवेनसांग को। हवेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। और उस समय है वो नालंदा है, ये विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। इन विश्वविद्यालयों में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो हाइयान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था और ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा, लगभग 15 साल तक। तो भारत का है भ्रमण किया, भारत में रहा। तो इसने अपनी पुस्तक को की में भारत का जो विवरण लिखा है, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति, उससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार एक चीनी यात्री था हवेनसांग। हवेनसांग किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय। उस समय हर्षवर्धन राजा था। उस समय भारत में आया 629 से 644। तो
इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये प्रश्न बन गया, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। और ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या है? सीयूकी। हाइयान की पुस्तक का नाम है फाकुकी, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयूकी। तो इसने भी भारत का जो वर्णन लिखा है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, उसमें भारत की जो स्थिति बताई है, इसको पढ़ करके हमें वो भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है कि उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। इत सिंह, ये भी एक चीनी यात्री है, इत सिंह, जो भारत में आया 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, लगभग 672 से 600, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय, यानी जब 7वीं शताब्दी लगभग है वो उतरने वाली थी, तो 672 से 678 ईस्वी इसने भारत की यात्रा की। और इसने भी भारत के बारे में जो विवरण लिखा, उससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसने भारत का भ्रमण किया। तो ये था चीनी साहित्य, यानी प्रमुख चीन के ये 3 यात्री थे, हाइयान, ह्वेनसांग, इत सिंह, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, कई सालों तक भारत में रहे, भारत की स्थिति देखी, तो भारत के बारे में जो कुछ मिला, तो इनका विवरण पढ़ करके भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये चीनी साहित्य। अब देखो अगला, अब तिब्बती वृत्तांत, यानी तिब्बत के भी कई साहित्यकार थे जिन्होंने भारत के बारे में अपना विवरण लिखा है, वृत्तांत लिखा है, जिसमें एक है तारानाथ। तो उसके तारानाथ द्वारा रचित जो ग्रंथ है, तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथ, जिसके नाम है कंग्यूर व तंग्यूर। इन ग्रंथों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ये विदेशी विवरण में आता है, तिब्बती वृत्तांत तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथ, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अरबी लेखक भी भारत में आए, तो अरबी यात्रियों का जो विवरण है, अरबी यात्रियों में जैसे अल मसूदी है, अल मसूदी की पुस्तक है मीरास ऑफ गोल्ड, मीरास ऑफ गोल्ड। इस पुस्तक से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अरबी यात्री है जिसका नाम है अल मसूदी। अल मसूदी ने एक पुस्तक लिखी, मीरास ऑफ गोल्ड। इसी प्रकार का एक और लेखक था अल बेरूनी। अल बेरूनी की पुस्तक का नाम है वो तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद का। ये भारतीय इतिहास की जानकारी की क्या है? स्रोत विदेशों द्वारा लिखे गए साहित्य, जैसे तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथ है कंग्यूर व कंग्यूर, अल मसूदी द्वारा रचित ग्रंथ है मीरास ऑफ गोल्ड। तो ये अरबी लेखकों में प्रमुख है, तो इनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सारा विदेशी विवरण, जिसमें यूनानी साहित्य हो गया, चीनी साहित्य, तिब्बती वृत्तांत, अरबी यात्रियों द्वारा दिया गया विवरण, तो ये सारा धर्मेतर साहित्य हो गया। धर्मेतर साहित्य में हमने वो क्या क्या पढ़ लिया? ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक स्रोत, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। अब है वो वंशावलियां। अब है वंशावलियां।
देखो हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांटा। एक धार्मिक साहित्य जो हमने पढ़ लिया, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। दूसरा धर्मेतर साहित्य, यानी धर्म के अलावा जो साहित्य रचा गया वो भी हमने पढ़ लिया। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक स्रोत, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। तीसरा है वंशावलियां, यानी समय समय पर वंशावलियां लिखी गई, वंशों के बारे में अनेक पुस्तकें लिखी गई जिनको क्या कहते हैं, वंशावलियां। वंशावलियां क्या है कि ये जो वंशावली लेखक है, वंशावली लेखक, वंशावली लेखकों में कौन आते हैं, वंशावली लेखकों में आते हैं राव, जागा, भाट, ये वंशावली लेखकों में आते हैं। राव है, जग्गा है, भाट है, राव, जागा, भाट, बड़वा, रावजी, तीर्थ, पुरोहित, ये क्या है, ये वंशावली लेखक है। ये वंशावली लिखने वाले ये हर जाति वर्ग के घर घर जाकर के मुख्य व्यक्तियों की उपस्थिति में क्या लिखते थे, वंशावली लिखते थे। वंशावलियों से हमें हमारे सृष्टि काल से लेकर के आज तक के हमारे पूर्वजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हम वास्तव में कौन थे। वंशावलियों से है, यानी बड़े बड़े जो ये राव है, जागा है, भाट है, अड़वा है, रावजी, तीर्थ, पुरोहित, तो इनके पास बड़ी बड़ी जो ये भई होती हैं, उन भइयों में हमारा पूरा क्या है, विवरण है कि हमारे पूर्वज है वो कौन थे। तो ये हरेक जाति है, वर्ग है, उनके घर घर जाकर के और उनके आवास पर कई दिनों तक रह करके मुख्य मुख्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उसका पूरा विवरण लिखते थे। तो ये वंशावलियां, ये भी भारतीय इतिहास की सामग्री है। इसको पढ़ करके भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। वंशावलियों को साक्षिक, यानी कोर्ट में भी वंशावलियों को मान्यता दी गई है। वंशावलियों में है जो साक्ष्य है उसके आधार पर हम कोर्ट में भी है, अगर कोई भी परिवाद होता है तो उसमें भी दावा कर सकते हैं। इनके आधार पर, इनमें जो बात लिखी हुई है उन बातों के आधार पर इनको साक्ष्य मान करके कोर्ट में भी इनको क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। तो वंशावलियों में हमें बहुत सी साहित्यिक, बहुत सी है वो भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है कि वास्तव में हमें कौन थे। आज जो तरह तरह के सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वंशावलियों के माध्यम से हम इनको मिटाने में भी सहयोग कर सकते हैं। वंशावलियों को दिखा करके कि वास्तव में हम जो आपस में लड़ रहे हैं वो प्रारंभ में एक ही थे। तो ये वंशावलियां जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है। तो ये सारा हो गया साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत है, उसका पार्ट हमने पढ़ लिया। आज तो इतना ही होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे फिर पुरातात्विक स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के जो पुरातात्विक स्रोत है वो हम आगे पढ़ेंगे।